हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसमें केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग उसके फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, इस वीडियो को देखने से पहले आप ये मेक श्योर हो कि आपने ये चैप्टर बहुत ही थरली बहुत अच्छे से पढ़ा हो, तभी आप फिल इन द ब्लैंक्स को कर भी सकते हो। ठीक है। अच्छा, मान लो आपके एग्ज़ाम में तो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे नहीं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आपको एमसीक्यू दे सकता है। जैसे ये ऐसी खाली स्पेस छोड़ देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है। एमसीक्यू तो हमने ऑलरेडी करा दिए हैं, तो उसको कराने का कोई मतलब नहीं था फिर से। ठीक है। तो इस वजह से हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन इससे को करने से पहले आप मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे वन शॉट्स अवेलेबल हैं। कोई भी वेल रिनाउंड टीचर के या वेल रिनाउंड टीचर ना भी हो, आपको जिससे समझ में आता हो उससे पढ़ लीजिए, फिर आप यहाँ पे आके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत मदद मिलेगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है आयनिक बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, आयनिक कंपाउंड, सॉरी बॉन्ड नहीं है, आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ। आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब आपके अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आपस में मिलते हैं तभी तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर सोडियम क्लोराइड है तो Na+ में होता है और Cl- में होता है। जब ये दोनों आपस में पास आते हैं तभी तो बनता है ना आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिटिवली ठीक है, अपोजिट चार्ज आयंस लिखते हो या पॉजिटिवली चार्ज आयन लिखते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है। सेकंड क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है। अब देखो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अब यहाँ लिखोगे आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, बल्कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अब जो क्वेश्चन में दिया है मैं वही लिखूँगा। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि उसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, द फिजिकल स्टेट ऑफ आयनिक बॉन्ड इज, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड में फिजिकल स्टेट क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, कौन से स्टेट में होता है? सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। ठीक है। यानी अगर फिजिकल स्टेट आयनिक कंपाउंड का पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सॉलिड, इज सॉलिड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर। अब देखो अगर NaCl ऐसे ही ले लोगे आप तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप उसको पिघला दो, मेल्ट कर दो, उसको मॉल्टन स्टेट में ले जाओ या उसको पानी में डाल दो, पानी में डालने से भी वो आयंस में टूट जाएगा, और जैसे ही आयंस में टूटेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। आयंस में टूटेगा इसका मतलब क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो घूमना शुरू कर देंगे। यानी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा किसमें, मॉल्टन में, मॉल्टन और एक्वस स्टेट में। एक्वस स्टेट का मतलब है कि जब पानी में डालोगे तब, मॉल्टन और एक्वस स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द नेचर ऑफ बॉन्ड इन कंपाउंड्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल इज। अब देखो एल्कली मेटल कहते हैं ग्रुप 1 को, जिसमें आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आते हैं। ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं ग्रुप 2 को, जिसमें आपके क्या आते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर बेरियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, ऐसे कर करके सारी चीज़ें आती हैं। तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो वैलेंसी होती है ना वो +1 और +2 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके स्टेबल होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके स्टेबल हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके बॉन्ड भी बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके मतलब इलेक्ट्रॉन को दे करके बॉन्ड बनाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन को दे करके बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। समझ रहे हो ना। चलिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आयनिक बॉन्ड। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्या लिखा है डैश कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। अब देखो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कोवेलेंट, ओके, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तभी तो आपका कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन कोवेलेंट कंपाउंड्स द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द, कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ड्यू टू द शेयरिंग या म्यूचुअल शेयरिंग, कुछ भी लिख लो, ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या अगर डायरेक्ट शेयरिंग भी लिखते हो तो भी ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग लिख लो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है लिखा है, इन सोडियम क्लोराइड द Na+ आयन हैज़ द नियरेस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। कह रहा है सोडियम क्लोराइड में जब हम सोडियम को लेते हैं और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो जो Na+ है ना, उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह है? जाहिर सी बात है, इनर्ट गैस की तरह है, रेयर गैस कह लो या ग्रुप 18 के एलिमेंट कह लो, उसकी तरह है। ठीक है ना, Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? Na में 11 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला 10 होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं पीरियोडिक टेबल में? नियॉन के पास ना, तो यहाँ पे नियॉन लिख लो। उसके बाद क्या लिखा है, एंड द Cl- आयन। Cl- आयन का मतलब है क्लोरीन के पास 17 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया गया है तभी इस पर माइनस आ गया, यानी 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं पीरियोडिक टेबल में? आर्गन के पास होते हैं, तो यहाँ पे आर्गन लिख लो। यानी Na+ जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है नियॉन का, और Cl- स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है आर्गन का। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, अ कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज्ड स्टेट। कह रहा है कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्यूज्ड स्टेट में कंडक्ट करता है। फ्यूज का मतलब वही मॉल्टेन स्टेट में। लिखा है द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ। कंपाउंड किससे बना हुआ है, आपसे ये चीज़ पूछ रहा है। अगर कंपाउंड फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो इसका मतलब वो आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड किससे बना होगा? आयन से बना होगा। ठीक है ना, IONS, आयंस। नेक्स्ट देखिए, 2 नाइट्रोजन एटम्स ज्वाइन टुगेदर बाय शेयरिंग। नाइट्रोजन एटम को अगर आप जोड़ते हैं तो वो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपस में बॉन्ड बनाता है? तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं बॉन्ड में। यहाँ पे देख लो, कुछ ऐसे ही बनते हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है ना, तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोगे तो आपका 2 नाइट्रोजन एटम को हम आपस में जोड़ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना बेटा? देखिए इसके बाद क्या लिखा है, समझिएगा। लिखा है द वाटर मॉलिक्यूल इजली ब्रेक द, वाटर मॉलिक्यूल इजली ब्रेक कर देता है किसको? बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन। अगर अपोजिटली चार्ज आयन्स हैं, यानी यहाँ पे किस टाइप के बॉन्ड की बात हो रही है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि अपोजिटली चार्ज आयन्स होंगे या सेम चार्ज आयन्स होंगे। अपोजिटली चार्ज आयन्स की बात कर रहा है, इसका मतलब किस टाइप की बॉन्ड की बात कर रहा है? आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा है। ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल आयनिक बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर देते हैं। आगे क्या लिखा है, द आयन्स ड्रिफ्ट इन वाटर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एंड हेंस इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स डैश इन वाटर। कह रहा है जो आयन्स होता है, ठीक है, वो वाटर में ड्रिफ्ट कर जाता है, यानी मिल जाता है, ऐसा को टूट जाता है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ठीक है, तो इसकी वजह से वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है या डिसॉल्व हो जाता है, कह सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके पीछे का रीज़न भी समझ लो। जो वाटर होता है ना, वो आयनिक कंपाउंड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है। आयनिक कंपाउंड का जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो वो वाटर में टूट जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, और डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स हैव। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड का बात एक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जाहिर सी बात है हाई होता है, तो यहाँ पे हाई लिखोगे, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखो कोवैलेंट कंपाउंड की बात आ गई। आयनिक कंपाउंड का अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लिखोगे आर जनरली लो, LOW। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, कोवैलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल। कह रहा है कोवैलेंट बॉन्ड रिजिड होता है यानी थोड़ा टफ होता है और डायरेक्शनल होता है। तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? कोवैलेंट बॉन्ड का रिजिड और डायरेक्शनल होना किस चीज़ की अलामत है, यानी इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा बेटा कि जो मॉलिक्यूल होंगे ना उनका शेप और साइज एग्जैक्ट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी उनका शेप और साइज डेफिनेट रहेगा। तो लिखोगे इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफिनेट शेप, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना बेटा अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, मोस्ट कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव। अब देखो अभी बताया कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अगर कोई भी चीज़ वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि मोस्ट कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव डेंसिटी लोअर, ठीक है, लोअर देन दैट ऑफ वाटर। अगर कोई चीज़ पानी में सॉल्युबल नहीं है यानी वो पानी के ऊपर तैर रही है। फिजिक्स पढ़ा है ना, फिजिक्स में ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक सा है, क्लास 9th 8th 9th 10th में ही इंट्रोड्यूस हो जाता है कि कोई चीज़ पानी में कब घुलेगी या कब तैरेगी। तो कोई चीज़ पानी में तभी तैरेगी जब उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी। अगर पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो नीचे जाके डूब जाएगी। तो इसका आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो कि कोई भी चीज़ पानी में कब मिलेगी, बताओ, जब उसकी डेंसिटी, ये मैं प्रॉपर नहीं कह रहा हूँ लेकिन आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि कोवैलेंट कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि उसकी डेंसिटी क्या होती है, पानी की डेंसिटी से कम होती हो। ठीक है, आप ये दिमाग लगा के यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या तो आप इसको एज अ प्रॉपर्टी याद कर लो कि कोवैलेंट कंपाउंड की जो डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए ज़रा। लिखा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एटम्स गिविंग कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आर जनरली। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स जो एटम बनाते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या होती है? तो जनरली उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इसका एक एग्जांपल है मीथेन CH4। इसका कुछ डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना, और C और H की यानी कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम होती है। तो आप यहाँ लिखोगे आर जनरली इक्वल। लेकिन इसमें भी सिर्फ वही वाला एग्जाम्पल आ रहा है जो क्या है, जो आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। ये आपका क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड्स है, नॉन पोलर कंपाउंड्स है। पोलर कंपाउंड्स में कुछ कंपाउंड्स ऐसे आ जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल नहीं होती है, थोड़ा सा फर्क आता है। लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए तो तकरीबन सेम ही होती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा ना तो वो आपका फिर आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय मीन्स ऑफ विच बॉन्ड। अगर सेम एलिमेंट के एटम को आप ले रहे हो तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो ये तो सिंपल है बेटा, देखो अगर दो हाइड्रोजन को लेके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो H2 बनेगा, दो ऑक्सीजन को लेके बनाएंगे तो O2 बनेगा, दो नाइट्रोजन के लेके बनाएंगे तो N2 बनेगा। ये सब मॉलिक्यूल में कौन से बॉन्ड का इस्तेमाल हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या लिखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए क्या है, डैश आर आइडेंटिकल टू अ नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो यानी कोवैलेंट कंपाउंड की बात हो रही है तो यहाँ पर भी किसी तरीके का कंपाउंड ही आएगा। ठीक है, तो कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी और जो उसका स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं वो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड से मिलता जुलता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिलता जुलता है, आप ऐसा कह सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
इसका एक सिंपल से एग्जांपल है कि कोवेलेंट कंपाउंड आप कौन सा लेते हो। जैसे मान लो आपने लिया है CH4, एकदम सिंपल से ले लेते हैं। अच्छा CH4 नहीं लेते हैं, आप इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। आप लो NH3, ठीक है, और आप लो NH4+। NH3 आपका कोवेलेंट है, कुछ इस तरीके से बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 लोन पेयर होगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर होगा। NH4 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, जो लोन पेयर होगा वो आप किसको दे दोगे, हाइड्रोजन के दे दोगे। तो तकरीबन ये दोनों आइडेंटिकल ही तो हैं, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे क्या है, एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड तकरीबन एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, मैच द कॉलम दिया गया है, कर लेंगे। देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्यों आपको अभी बता दूंगा मैं। कटायन क्या होता है, कटायन का मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज किस में है, पोटेशियम पे, समझ रहे हो। यानी पोटेशियम के आगे आप नंबर 6 लिख दोगे, ठीक है, 6 नंबर। अनायन क्या होता है, अनायन का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी Cl-, ठीक है। इसके आप आगे लिख दोगे 5। समझ रहे हो ना बेटा, अनायन का मतलब समझ रहे हो ना। अनायन का मतलब जिस पे नेगेटिवली चार्ज हो, कटायन का मतलब जिस पे पॉजिटिवली चार्ज हो। ऐसे समझ सकते हो, कटायन का मतलब जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हो, अनायन का मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हो। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड, इन सब में से आयनिक कंपाउंड कौन है, NaCl ही है। Na+ और Cl- में टूटेगा और फिर जुड़ जाएगा तो NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होगा, NaCl हो जाएगा, यानी ये 4 हो गया। थर्ड क्या है, पोलर। समझो मेरी बात, ये आपका पोलर। अब देखो यहाँ पे पोलर कंपाउंड 2 है बेटा। पोलर कंपाउंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सॉरी नहीं, पोलर कंपाउंड्स आपका नहीं, वेरी सॉरी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड आपका नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि इसका जो पोलैरिटी होती है, अभी बताता हूँ। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बोला ना पोलर में, देखो ये नॉन पोलर है, देखो कैसे है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो देखो समझना, एक कॉन्सेप्ट होता है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ खींचेगा। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये वाला इधर खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। और कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो ये वाला भी अपनी तरफ खींचेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर किसी भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट 0 आ जाता है तो इसको आप कहते हैं कि ये कंपाउंड नॉन पोलर है। यानी नॉन पोलर क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। और हम मीथेन को भी कह सकते हो, क्योंकि मीथेन भी आपका क्या है, नॉन पोलर है। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की, इसका डायग्राम देख लो, यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा होता है मीथेन का। कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो तकरीबन सेम होती है, तकरीबन सेम है, तो आप इसको भी नॉन पोलर कह सकते हो, ठीक है। यानी नॉन पोलर के अंदर, समझो मेरी बात, नॉन पोलर के अंदर आप 2 लिख सकते हो, या तो मीथेन लिख दो या तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो, ठीक है। तो मैं नॉन पोलर के अंदर थोड़ा सा अच्छा लिख करके मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। पोलर कंपाउंड क्या होता है, पोलर कंपाउंड जिसमें आपके चार्ज डेवलप हो जाए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है, HCl। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है, यानी कौन सा कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत या क्षमता ज़्यादा रखता है अपनी तरफ। तो जाहिर सी बात है क्लोरीन, क्योंकि वो नॉन मेटल है। तो इस पर आ जाएगा Δ- और H पे आ जाएगा Δ+, यानी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इस पर देखो पोलैरिटी डेवलप हो गई है ना, यानी चार्ज डेवलप हो गया है। जब चार्ज डेवलप हो गया है तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, पोलर कंपाउंड हो जाएगा, यानी ये 3 आ गया। अब ले देख के बचा ये, तो ये आपका क्या है, ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और समझना, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को नंबर 1 दे देते और मीथेन को नंबर 2 दे देते तो भी ये करेक्ट होता है,
समझ रहे हो ना, अच्छे से समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, नहीं करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे मेरी वीडियोस पे। बस अगर ये वीडियोस अगर सीरियस कैंडिडेट तक पहुंच जाए, या जो ज़रूरतमंद हैं, जो वाकई एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं, जिन्होंने चैप्टर वगैरह पढ़ लिए हैं, उनको क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप ये वीडियोस उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। मेरा ये मानना है कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, अगर ये सारे क्वेश्चन को लगा के जाते हैं। ओके, थैंक यू।